आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव में और आपके साथ मैं हूं फरहा सदीकी। तो आखिरकार दूसरे चरण का मतदान भी आज संपन्न हो गया है। 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जो शाम होते होते खत्म हो गई और कई जगहों से छिटपुट हिंसाओं की भी खबरें सामने आई। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं कि 65 से 70% तक वोटिंग हुई है, जबकि कई जगहों पर इससे ज़्यादा तो कई जगहों पर इससे कम वोटिंग दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आज की इस चुनावी प्रक्रिया के लिए 1629 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था। जाहिर सी बात है, सुबह जब वोटिंग शुरू होती है तो मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ होती है, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है, भीड़ भी कम होती है। लोगों को लगता है कि जितनी जल्दी वो पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे। और आज भी ऐसा ही हुआ। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया दूसरे चरण का। आपको ये भी बता दें कि 7 चरणों में इस बार का लोकसभा चुनाव कराया जा रहा है, जिसके तहत पहले चरण की वोटिंग हुई थी 11 अप्रैल को। दूसरे चरण का मतदान हुआ आज और अब इसके बाद तीसरे चरण का मतदान होगा 23 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल को, फिर 7 मई, 9 मई और 23 मई को होगा वोटों की गिनती का काम। तो 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी 23 मई बताएगी कि किसके हक में जाते हैं नतीजे, भले ही तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे करें। तो आज आम जनता के साथ साथ तमाम नेताओं की अगर हम बात करें तो उनमें भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा था। आज तमाम नेता भी पहुंचे अपना वोट डालने के लिए, चाहे हम रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें, पी चिदम्बरम की बात करें, या फिर कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे की बात करें, वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें फिल्मी सितारों की तो वो भी इसमें पीछे नज़र नहीं आए, वो भी काफ़ी उत्साह के साथ आज पहुंचे थे मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने के लिए। और आज इसी पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ गए हैं लखनऊ से फरहत रईस खान साहब, जो कि प्रसपा के प्रवक्ता हैं और बीजेपी से प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी जी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से शौकत अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से। इसके अलावा उत्तराखंड से मेरे सहयोगी राजीव रावत जुड़े हुए हैं हमारे उत्तराखंड के स्टूडियो से। सबसे पहले मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नेशन लाइव में। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी बीजेपी से मैं चाहूंगी। सबसे पहले मनोज तिवारी साहब, आज दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के 8 क्षेत्रों का मतदान हुआ है और मुझे पूर्णतः ये विश्वास है कि अधिक से अधिक जनसंख्या जो निकली है वो नवयुवकों की है और वो देश के प्रति और हमारे देश के प्रति संविधान को और देश को इतना आगे बढ़ाने पे माननीय मोदी जी को काफ़ी समर्थन प्राप्त होगा। और हमारी जितनी माताएं बहनें हैं उन्होंने इतनी योजनाओं का फ़ायदा लिया है। ग्रामीण इलाकों में कई विकास हुए जो आज 70 सालों से नहीं था। इन सबको विकास के मद्देनज़र रखते हुए माननीय मोदी जी हमारे दोबारा प्रधानमंत्री चुनेंगे। अच्छी सीटों से काफ़ी उनको प्रयास रहेगा कि उनकी सरकार पूरी बनेगी। शौकत अली, आपको क्या लगता है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनेगी, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार क्या? नहीं फराजी, इनका दावा अपनी जगह जैसा भी रहा हो, उनका दावा उनका करना अपनी जगह जायज़ है। लेकिन अगर आप बार बार वोट परसेंटेज पे देखें, जब 2014 में चुनाव हुआ था तो तकरीबन इनको 42% वोट मिला था। फिर जब 17 में चुनाव हुआ तो 40% पे आ गया। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो 39% पे। ये जो घटता दौड़ था, ये जो इनका जो परसेंटेज घट रहा था, इससे एक चीज तो एकदम साफ जाहिर हो रही थी, कहीं ना कहीं इनकी जो नाकामी थी वो वोट परसेंटेज पे आके रुक जा रही थी। तो अगर ये नाकाम ना होते तो मुझे लगता है ये परसेंटेज भी ना गिर रहा होता और काम कर रहे होते तो इन्हें ज्यादा चीजें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और काम ना कर पाने की वजह से आज ये धरातल पे है नहीं कहीं, और 23 को ये तय हो जाएगा कि कितना इनके बातों में दम हो, कितना दम नहीं है।
जी, धरातल पर नहीं है। प्रसपा से भी हमारे साथ फरहत रईस खान हैं। फरहत साहब, क्या लगता है आपको? बीजेपी अपने दावे कर रही है, सपा ये कह रही है कि बीजेपी के दावे खोखले हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई आज की वोटिंग से कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी घटना हुई, याद हो, इनका एक जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट, उनको चुनाव आयोग ने नजरबंद कर दिया। तो मैं चुनाव आयोग को भी सलाम करना चाहता हूं ऐसी परिस्थिति में। जो जिलाधिकारी थे वहां पे खड़े होकर के बात करा रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कुछ ना कुछ गलत कार्य करने के मूड में थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको रोका और अच्छा कार्य किया। और जिस तरीके से एक घटना और हुई दिल्ली में, इनके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में जूता खाए हैं। अभी जूते की घटना कुछ दिन पहले और हुई थी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हो रहा है? कोई अंदाजा लगाया किसी ने? क्यों? क्योंकि जुमलों की सरकार चलाने वालों को, हिंदू मुस्लिम के लड़ाने वालों से अब पूरी तरीके से जनता समझ गई। क्योंकि इन्होंने झोपड़ी कपड़ा मकान की बात नहीं करी, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। ये अगर चुनाव लड़ने गए थे तो अगर ये बोलते कि साहब हमने जीएसटी करी, जीएसटी से देश का विकास हो गया, अगर ये बात बोलते कि नोटबंदी हो गई, नोटबंदी से सारा देश देखिए खुशहाल दिखाई दे रहा है, तो बात समझ में आती। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, और जिस तरीके से जूता चल रहा है, जिस तरीके से इनके कैंडिडेट नजरबंद किए जा रहे हैं, और वो लोग बुरखे का बयान दे रहे हैं कि बुरखे में लोग चेहरा नहीं दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पोलराइज करने की तैयारी है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और जनता इस बार समझ गई है, और हनुमान जी से लेकर राम जी पूरी तरीके से तैयार हैं प्रसाद देने के लिए। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को प्रसाद मिलेगा। मनोज तिवारी जी, क्या जवाब आपका इस पर? देखिए, मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मोदी जी ने जो बुरखे की बात आई, वो भी माताएं बहनें सब जान रही हैं कि उनको जो 70 सालों में कभी उनका हक नहीं मिल पाया, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको 3 तलाक के माध्यम से दिया। उनको बाहर अपनी बात रखने का जो अवसर प्राप्त हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में प्राप्त हुआ। और उनको अपनी बात रखने से लेके और अपने परिवार के अत्याचार को सहने तक हर प्रकार से उनको, चाहे वो शासन से हो, प्रशासन से हो, हमारे पुलिस विभाग से हो, उनको समर्थन और अपनी बात रखने को उनको अवसर दिया। ये कभी भी 70 साल में ना ही बीएसपी कर पाई, ना ही हमारी कांग्रेस पार्टी कर पाई। उनका भी मेरा पूरा मत, मुझे 2014 की जनगणना मुझे याद है कि शायद किसी ऐसे भी बूथ में मैं बता रहा हूं कि जो मौलवीगंज हमारे लखनऊ का मुस्लिम इलाका है, चौपटिया हमारा मुस्लिम इलाका है, आप कहीं भी कैंपल रोड पे देख लीजिए तो 80% जो वोट हमारा पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। क्योंकि वहां की मैं लोकल लीड में हूं, मैंने ये स्वयं देखा कि अगर 1000 वोट है तो 800 वोट मेरे भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी को मिला। तो उसमें सभी माताएं बहनें, हमारे सभी समाज का वोट मिला था। और मुझे आगे भी संभावना है कि मुझे ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग, बल्कि पहले तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया था हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, और मात्र गुजरात में उन्होंने काम किया था। आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतनी योजनाएं दी। और आपको ये बता दूं, जहां 70 साल में कहीं एक लाइट बच्चे चिराग के नीचे पड़ते थे, वहां तक लाइटें पहुंच गई हैं, वहां तक रोड बन गई है। ऐसा इन लोगों का मोरा। शौकत अली सीधे कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, उससे पहले की सरकार ने विकास नहीं किया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए फरहाद जी, जब ये सरकार आई थी तो चाय की बात कर रही थी। 2 साल इनके चाय में कट गए। दोबारा जब थोड़ा सा माहौल बदला तो ये गाय की बात करने लगे। 2 साल इनके गाय में कट गए। आखिरी वक्त जब आया तो चौकीदार बन गए। पूरे 5 साल इसी तरह इन्होंने बर्बाद कर दिए। आज जब वक्त आया तो ये बार बार, क्योंकि ये दुनिया में बार बार ये कहते आए हैं कि मैं बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, मैं बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री। तो आज हमने, क्योंकि हेडलाइन पढ़ी पेपर में कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे लोग गालियां देते हैं। मैं पूछना जरूर चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ओबीसी को गाली कौन देता, सवर्ण क्लास या एससी क्लास या बैकवर्ड क्लास?
गाली कौन देता? तो आज जो राजनीति है वो मुद्दों से भटकाने वाली हो रही है। मुद्दों से भटकाइए नहीं, आप 2 करोड़ रोजगार पे आइए, किसानों पे आइए, और नोटबंदी के दौरान जिन भाइयों की मृत्यु हुई उनको आपने क्या फायदा पहुंचाया, उनके घर कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलने गए और उनका हालचाल पूछा, ये बताने वाला कोई नहीं। और जिस तरह महिलाओं के साथ आज अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों के साथ लूटपाट हो रही, बोलने वाला कोई नहीं। तो मुद्दे से भटका रहे थे, 5 साल भटकाया, 25 साल और चले जाएंगे ये पीछे। मनोज जी, मुद्दों से भटकाया, जो मुद्दे थे बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, विकास का मुद्दा, वो मुद्दे कहीं पिछड़ गए और लोगों को भटकाने का काम आपने किया। धर्म की, जाति की राजनीति की गई, सीधा ये आरोप, इस पर जवाब आपका। फराज जी, आप ये देखिए, चुनाव आयोग को मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि अगर उनका कोई भी बयान आता है तो निष्पक्षता से मैं उनको मानने को तैयार हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप देख रही हैं कि मायावती जी ने कह दिया, अगर अली नाम लेके, अगर मैंने महाबली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि महावीर चाहिए, महाबली चाहिए, तो उसमें कोई किसी को मानने की बात नहीं थी। चुनाव आयोग ने अगर रखा इस बात को तो उन्होंने अपने गलतियों का या उन्होंने चुनाव आयोग के बयानों का अपना दंड के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास के पन्ने में ये बात लिखी जाएगी कि मनोज जी, लेकिन दंड के रूप में स्वीकार क्या किया उन्होंने? सुर्खियां बटोरने के लिए पहले वो बजरंग बली के मंदिर गए, अगले दिन वो भगवान राम के मंदिर गए। सुर्खियां तो वो फिर भी बटोरते नजर आए, भगवान के नाम पर ही सही। बोल लीजिए, हम कानून को मानने वाले हैं, हम देख लिए, वरदान नहीं है, ये तो हमारा बिल्कुल सत्य है। मैं पहले भी कह चुका हूं मीडिया के माध्यम से कि जैसे कि वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस पाठ लिखा, ठीक है, उसको तुलसीदास जी ने चरित चित्रण में उतारने का काम इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों को संस्कृत, आम सामान्य लोगों में संस्कृत की सभ्यता नहीं थी इतनी ज्यादा, उसको इसीलिए दिखाया गया कि कुछ व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को जिनके पास शिक्षा का अभाव है, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, वो इस प्रकार की सभ्यता को, मानवता को सीखें। और जब हनुमान जी की आवश्यकता है तो बिल्कुल हमें समय से सदैव रहती है। हम ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, हमारा जो धर्म है वो सभी धर्मों को मानने वाला है। एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर मंदिर में जाने से, भगवान की पूजा करने से, लेकिन जब चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया था उसके बाद दोनों दिन क्यों गए योगी आदित्यनाथ? उससे पहले क्यों नहीं गए वो मंदिर? उसके बाद क्यों नहीं गए? आप ये बताइए फराज जी, सुन लीजिए, वो तो हमेशा मंदिर उनका चोला ही बताता है, वो तो बाबा है, उनका नाम भी है। और दूसरी चीज बात समझ लीजिए, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंगलवार दिन था, महावीर जी के सुंदरकांड का आह्वान किया पूरे लखनऊ में। मैं भी उसमें एक भागीदारी रहा हूं कार्यकर्ता के रूप में, मैंने भी सुंदरकांड पाठ किया। तो अच्छा पाठ भगवान करने के आप अभी समय है, अभी आप कर लें, अभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको तो राजनीतिकरण में आप भगवान का पाठ करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा सदैव का काम है। आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी, नेहरू जी से लेके बिल्कुल होना चाहिए। आप देख लीजिए, आपके मैं माध्यम से कहना चाह रहा हूं स्टूडियो के माध्यम से कि माननीय राजीव गांधी से इंदिरा गांधी जी, कभी भी उन्होंने धार्मिक उत्सव किसी प्रकार से मनाया, उनको आवश्यकता पड़ रही है। आज वो मंदिर भटक रहे हैं, वो राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं मंदिर। और मंदिर की चिंता नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 36 ऐसे हमारे मठ हैं जो देवी देवताओं को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने अच्छी दृष्टिकोण से हर समाज को, लेकिन हर बात को लेकर अयोध्या का मुद्दा उठाया जाता है क्योंकि उसको विवाद में घेरे में लाके आम जनमानस को भटकाने का काम किया जाता है कि देश के हित में बात करने वाला, लेकिन मंदिर के मुद्दे की बात तो बीजेपी करती है, कोई और सी पार्टी तो नहीं करती। बीजेपी करती है राम मंदिर की बात। इसी बात को लेके अरगल उस शब्द निकल जाए। नहीं, आप देख लिए, मैंने मंदिर की बात पूरे हमारे इस, कोई भी आप चुनाव के सिस्टम में देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, जब संविधान चाहेगा और जब हमारा कानून चाहेगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट चाहेगी, तो ये बात क्या पहले नहीं जानती थी पार्टी के? जब संविधान चाहेगा तभी राम मंदिर बनेगा, पहले क्यों बड़ी बड़ी बातें कही गई थी? 2014 में भी बड़े बड़े वादे किए गए थे मंदिर बनाने के। नहीं, पहले, अरे तो आप ये देखिए, आप 70 साल की सरकार में क्या अयोध्या आज पता चला था?
अयोध्या आज पता चला था, ये माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह 70 साल, ये वर्षों पुरानी बातें हैं। क्या कांग्रेस को कभी नहीं दिखा? आज जो मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ रही है उनको, अयोध्या मंदिर उनको नहीं दिखा था कि एक इमामबाड़ा खड़ा हुआ है वहां पर। और हमारे पुराने जितने पुरातन धर्म के से भी लेके ग्रंथ हैं, सब ये चीज साबित कर रहे हैं कि वहां अयोध्या राम जी का जन्म हुआ था। तो कांग्रेस को नहीं दिखा, आज मंदिर की आवश्यकता पड़ रही है। मैं भी इस बात को कहने के लिए सक्षम हूं, मैं मंदिर का मुद्दा नहीं उठाता हूं, मैं तो देश हित की बात करता हूं। चलिए अभी आगे करेंगे देश हित की बात। फरहद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कहिए क्या कहना है आपको? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने 3 तलाक पे बात करी। हाँ, 3 तलाक पे इन्होंने बात करी। देखिए, इनकी मंशा पे संदेह यहाँ प्रतीत होता है। अगर 3 तलाक मान लीजिए इन्होंने उस पर कानून बनाने की बात की तो बेहतर है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंशा पे संदेह ऐसे प्रतीत होता है कि इन्होंने उन महिलाओं के विकास की बात नहीं करी, इन्होंने ऐसी कोई योजना की बात नहीं करी जिससे कि उन महिलाओं का विकास हो सके। अब मंदिर की बात कर रहे हैं भाई फरहाद जी, एक बार में एक इंसान को एक ही बार में तो ठगा जा सकता है भाई। एक बार मंदिर के नाम पे वोट ले लिया, अब ये दोबारा जाएंगे तो क्या जनता इनको पूछेगी, क्या कहेगी? अब जनता तो पूरी तरीके से जनता को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। मंदिर के नाम पे इन्होंने झूठ बोला। 15 लाख बोले जुमले थे, 2 करोड़ रोजगार बोले कोई दे नहीं सकता, हमने तो साहब लोन दे दिया, ये रोजगार है। और 370 जब हटाने का वक्त था तो टीडीपी के साथ मिलकर मक्खन खा रहे थे, और जब पाकिस्तान को डराने का वक्त था तो उसी की मां का पैर छूने पाकिस्तान चले गए। ये ना दाऊद आया ना हाफिज सईद आया, कोई नहीं आया, सिर्फ आया तो क्या जुमला। अभी भी वही जुमला चलाने के चक्कर में है। गुजरात मॉडल का विकास पेश करने वालों को जनता सजा देगी। आप बताइए, इन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया था कि गुजरात में बहुत विकास है, पूरे देश में विकास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश छोड़िए, मैं केवल लखनऊ की बात करता हूं, ये 60 किलोमीटर रिंग रोड नहीं बनवा पाए। राजनाथ सिंह जो इतने बड़े मंत्री हैं, वो पूरे लखनऊ में आउटर रिंग रोड नहीं बनवा पाए 60 किलोमीटर। बात समाजवादियों की करेंगे, बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की करेंगे। क्या विकास कर दिया आप बता दीजिए हमें, कौन सी योजना पे आप वोट मांगने जा रहे हैं? आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कौन सी योजना वोट मांगेंगे, नोटबंदी पे, जीएसटी पे, या जो आतंकवादी घटना हो गई हिंदुस्तान के ऊपर उस पे कि साहब हमने मरवा दिए 40। नोटबंदी का जब आपने करी तो आपने किस बात पे कहा कि साहब देश में जितने भी आतंकवाद है खत्म हो जाएगा? समझ में आया भैया? लोगों ने कहा ठीक है लाइन में लग जाओ। क्या देश के लिए 1 महीना लाइन में नहीं लग सकते? अरे भैया तुम भी लाइन में लगते, तुम चले गए बाहर घूमने, और जनता क्या, कितना लोग मारे गए इस जीएसटी से। 12 लाख कंपनियां सिर्फ उत्तर प्रदेश में बंद हो गई, कितना रोजगार आ गया, सब खत्म हो गया पूरी तरीके से। और जिस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं, डॉलर पहले 56 पे था, आज कितने पे है? 70 पे पहुंच गया। ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। सीबीआई का क्या हाल किया? सीबीआई में आपस में लड़वा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको बैठाओ, फिर भी उसको हटा दिया। आरबीआई का क्या कहा कि भाई पैसा दे दो हमको, नहीं दोगे तो उसने इस्तीफा दे दिया डर के मारे कि भैया ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रोड पे आ गए। इस देश का हाल ये वो किया, क्योंकि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इन्हीं के लोग कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि भाई 2050 में चुनाव नहीं होगा। उसके बाद ये कहते हैं साची महाराज बस आखिरी चुनाव है, इसके बाद नहीं होगा। जनता समझ चुकी है कि आप भाई मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये एक लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। जिस तरीके से आप लोग कहते हैं मोदी जी, बता दीजिए आप किस नाम पे आप वोट मांगेंगे? बता दीजिए कोई ऐसी योजना हो जिसके नाम पे आप वोट मांगेंगे? सिर्फ ठगने का काम करते हैं आप। आपसे मेरा ये सवाल कि आप में तो खुद में एकता नहीं है, सपा से अलग होके क्यों प्रसपा बनाई गई? क्या वजह रही उसके पीछे की? हाँ देखिए, जिस तरीके से हम लोग की उपेक्षा हुई, कार्यकर्ता की उपेक्षा हुई, जनता की आवाज, देखिए कोई भी पार्टी आंदोलन के नाम से जानी जाती है। समाजवादी पार्टी में जिस दिन से माननीय शिवपाल सिंह यादव अलग हुए तब से लेकर आज तक एक भी आंदोलन नहीं हुआ। हमारी पार्टी ने 6 महीने हुए पार्टी बनाए हुए, लेकिन कितने आंदोलन करे, मुसलमानों को लेकर, किसानों को लेकर, अगड़ों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर के, देश की समस्याओं को लेकर के। जब यहां पर लूट कर रही, डकैती डाल रही थी पुलिस लखनऊ में, तब हमने रोड पे आए। जब अयोध्या में 144 लागू थी, हजारों आदमी देश का माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई, तब हमने गवर्नर राउत घेरा। हमने पूछा क्वेश्चन कि ये कौन लोग हैं, ये किस तरीके से, जब देश के संविधान में 144 में 3 से अधिक लोग नहीं आ सकते, ये कैसे वहां 50,000 लोग पहुंचे? अगर आज की डेट में
किसी ने भी विपक्ष का काम किया है तो शायद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किया है। हमने वोटों को ट्रांसफर की बात नहीं करी है कि बुआ और भतीजा मिलकर के 5 स्टार होटल में एक सौदा करा है मुसलमानों के वोटों का और एससी के वोटों का। हमने ये काम नहीं किया है, हमने विकास के नाम पे किया है। अगर कोई भी मुसलमानों के बारे में गलत कहेगा तो हम उसके लिए भी आए, कोई किसानों के बारे में कहेगा तो हम किसान की भी बात करते हैं, ना कि हम 5 सितारा होटल में बैठ के हाथों में हाथ मल करके दूसरों के सामने समर्पण कर दे। ये कार्य हमने नहीं किया है। हम माननीय शिवपाल सिंह यादव विकासकारी पुरुष है, आंदोलनकारी पुरुष है और वक्त आने पर देखा पता चल जाएगा। एक अंश बात नहीं करती पार्टी, सीधा ही आरोप प्रस्पा का। देखिए फराह जी, जो आरोप लगा रहे हैं वो ये भी बता दें, जो आवाज दिया गया था वो क्यों, जो सुरक्षा दी गई थी वो क्यों। आज इनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। बताता हूं मैं, तो ये इसका भी जवाब दूंगा भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हम बार बार अपनी बात कहते चले आते हैं कि हम कल भी नौजवानों की और किसानों की, महिलाओं की बात कर रहे थे, इसीलिए हम अपनी बात पे अड़े हैं और उसी दम पे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि हम काम की बात करते थे। लोग तो हमारे काम का ही श्रेय ले रहे हैं, वो अपना काम बता लेते हैं उसको, चाहे वो 100 डायल हो, 1090 हो, मेट्रो हो, स्टेडियम हो, एक्सप्रेस वे हो, लोग अपना काम बताते हैं उसे, ये मैंने कर दिया है। इसलिए ये बार बार फीता काटते हैं। और जो दूसरे लोग भी हैं वो भी इसका श्रेय लेना चाहते हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आप कहते जरूर कि मैंने ये किया, लेकिन आपकी जबान पे एक भी नाम बता दीजिए, एक भी काम बता दीजिए जो आपने किया हो। आपने कोई काम नहीं किया। एक लोग जुमलेबाजी करके आए हैं, दूसरे लोग तो सिर्फ विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किया क्या ये बताना उनके लिए भी मुश्किल है। फराह जी, इसका बस 1 मिनट में जवाब दूंगा मैं। जी दीजिए। भाई हमारे पास कोई भी जेड लड़की की सुरक्षा नहीं है, सिर्फ लोगों ने झूठ बोला। और बंगले की जहां तक बंगले की बात कहेंगे तो वो मायावती जी का बंगला नहीं था, ये लोग झूठ बोलते हैं। ये मुसलमानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1872 काउंटर हुए, अखिलेश जी कितनों के घर गए? अखिलेश जी गए एक के घर में। एप्पल का मैनेजर मारा जाता है तो अखिलेश जी जाते हैं। एक भी मुसलमान के इतने इनकाउंटर जाते हैं, आज तक नहीं गए। नहीं है। अरे गाजियाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, अन्य जगह हो, अगर आपकी नीतियों पे यहाँ पे समाजवादी की नीतियों पे यहाँ पे संदेह प्रतीत होता है कि भाई अतीक माफिया है, उनका टिकट कटना चाहिए, थोड़ी अपनी जानकारी मुख्तार माफिया उनका टिकट कटना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजा भैया का भी टिकट कटना चाहिए था और अभय सिंह का भी टिकट कटना चाहिए था। ये दोहरा चरित्र क्यों? जब मुसलमानों की बात आते हो तो उनको गुंडा माफिया बता करके उनका टिकट काट देते हो। फरज जी, एक सवाल आपसे कि बड़ी देर लग गई समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझने में। अब तक तो आप साथ थे, लेकिन अलग हुए तो अब तभी हमने एक नया दल बनाया। देखिए, जब हमने कहा तभी हमने दल बनाया, जब हमको लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही, जनता की हो रही, कार्यकर्ता की हो रही है, तो भाई इन लोगों की सियासत क्या है? किसको सियासत कहा जाता है? भाई अपनों की आवाज उठाना यही एक सियासत है, और क्या है? अगर हम अपनों की आवाज नहीं उठा सकते, जब जुल्म होता है तो लोग 5 स्टार होटलों में बैठ जाते हैं, और जब वोट लेने की बारी आती है तो कहते हैं आ जाओ भाई दे दो। भाई कितना इनकाउंटर हुआ, इन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी आज तक बता दें, इन्होंने कितने आंदोलन करे प्रदेश में? सिर्फ समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने आंदोलन प्रदेश में किए? सिर्फ इतना हमको बता दे, एक भी आंदोलन बता दीजिए अगर किया हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब से सरकार गई कितने आंदोलन आपने किए? कोई एक बता दीजिए, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। लगता है फराह जी आपको जानकारी नहीं है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने 41 आंदोलन करे हैं तो पूरे प्रदेश 6 महीने में ही इतना सब कुछ हो गया? उससे पहले भी तो इनकी नीतियां ठीक नहीं थी। हम ही लोगों ने गवर्नर राव घेरा था जब देश में 144 लागू थी। बड़े जोर जब नीतियां ठीक नहीं थी तभी तो हम आए। जब आंदोलन नहीं हो रहे थे समाजवादी पार्टी में तभी हम निकले कि भाई अब नहीं बर्दाश्त होगा। कितनी सीटें ला रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी निश्चित तौर पे 11 से लेकर 15 सीटें हमारी आ रही हैं। 11 सीटों से 15 सीटों पर क्या कर लेंगे आप? मैंने आपको जवाब दे दिया, 11 से लेकर 15 के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, मैं वही पूछ रही हूँ, 11 से 15 सीटों पर क्या कर लेंगे आप? देश के लिए इतना हम जितने कुव्वत रखते थे, हमने कहा कि हमको शामिल करिए, हमने कहा हमको गठबंधन में शामिल करिए। 11 से 15 सीटें आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हमने कहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए फरज साहब, आप कह रहे हैं सपा की नीतियां सही नहीं है, तो फिर गठबंधन में कैसे शामिल होंगे? जिसका इतिहास खराब हो, जो 3 बार भारत
जब सपा की नीतियां ही सही नहीं है तो फिर गठबंधन में शामिल होने की बात क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बगैर हमारे हराना मुमकिन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की बहन जो कितनों को राखी बांधती हैं, जो 3 बार सरकार बना चुकी हैं, वो उन पे भरोसा कर रहे हैं। 24 तारीख को 23 को रिजल्ट आएगा, 24 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कहेंगी मुसलमानों ने धोखा दे दिया। मनोज जी, अब ये जो सीधे समर्थन तौर पर है कह रहे 14 सीटें हैं देश के विकास के लिए बीजेपी मोदी को जी हमारे को बिना दे रहे हैं। हराना कौन नामुमकिन है, इस पर आपका जवाब? सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अब जी। मुझे तो बड़ा दोनों भाइयों का आश्चर्यचकित हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि बताइए आप, ये अवसर आ गया कि एक साथ होके भी महागठबंधन करके, जिसको ठगबंधन का नाम दे दिया गया, आम जनमानस ने दे दिया, और आज स्वयं को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे आगे, हमारी क्या सोच है, हमारी क्या नीति है, हमारी क्या जनता के प्रति सोच है। ये इससे आपके शब्दों का, इन सब का जो जनता देख रही है, सुन रही है, इससे आप 15-16 सीटें, आप 20-22 सीटें लाके आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आम जनमानस को धोखा दे रहे हैं और उनके विकास पर रोक लगा रहे हैं। मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि सब पूरा गठबंधन अगर कर ले, चाचा भतीजे हों चाहे बुआ फूफा हों, ये सब जुड़ ले। पिछली बार कांग्रेस ने भी करके देख लिया सपा सरकार से, उसका खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा। शायद अगर सपा अकेले लड़ती तो उसकी कुवत अच्छी थी, इन्होंने बाद में अखिलेश जी ने एक्सेप्ट भी किया इस बात को, और आज वही बीएसपी के साथ है, उनका कोई जनाधार बचा नहीं, उनको एक भी सीट निकालने की उम्मीद नहीं है। कम से कम भाई साहब ने कहा 15-16, भगवान अच्छा है, उनको तरक्की करे, वो अलग विषय है। भाई मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, समझ में आ गया, लेकिन फूफा जी कौन है, किस पर आपका इशारा? हर आदमी उतरता है राजनीति में, लेकिन समाज में अच्छे काम करने के लिए उतरे, और मेरी ये इच्छा है। अरे फूफा जी तो यहाँ बनाने में कहीं भी कोई भी निकल आएगा, जब बुआ बन सकती हैं तो फूफा भी कोई आ जाएंगे। मनोज जी के पास हमारे जैसे, अब मैं मान लेता हूँ आपकी बात का उत्तर दे दूं। मनोज जी याद आ गया, फराज जी 36 बचे हैं, फराज चले गए हैं। अभी जैसे कि बाबा जी का, जी बोलिए। नहीं मैं बता रहा हूँ, मुझसे पूछ रही है फराज जी। जी 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 बोलिए, आप ही से पूछ रही हूँ। फराज जी, आज हमारी लोकसभा में नामांकन हुआ है शायद कांग्रेस पार्टी से, और मैं जानना चाहता हूं कि शायद अभी मैं उनको नहीं जान रहा हूं पूर्णतः रूप से कि हमारे यूपी में निवासी हैं, क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं, लेकिन आज जहां 1-2 वीडियो जरूर वायरल हमने देखी, जो अम्मा जी हैं, शायद उनके साथ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, शायद वो सोशल मीडिया पे जो चल रही है, तो बाबा जी का ये विकास है। और माननीय सपा के भी हमारे प्रवक्ता बंधु हैं और हमारे शिवपाल जी की पार्टी के भी हैं, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस को इस बिहाफ पे लड़ाना पड़ा कि मैं शायद उनको फूफा ही कह दूंगा, मैं तो फूफा कह दूंगा शायद, अगर कहीं अवसर मिलेगा। अब तो कह ही दिया, आपके सामने भी कह दिया। तो ऐसे मुझे कोई बुआ फूफा और भतीजों से कोई डर नहीं है। हम विकास के नाम पे और देश के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मनोज भाई, विकास को बता दिए क्या किया। ये एक हमेशा राय रहेगी कि माननीय सपा और हमारे भाई बैठे हुए सपा से भी और हमारे शिवपाल जी की पार्टी से, मैं शिवपाल जी का भी और अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, अच्छे नेता, उसमें कोई दो राय नहीं है, जमीनी नेता है। लेकिन ये चलिए, मैं आप तीनों मेहमानों के पास आती हूँ, लेकिन रहे हैं, उत्तराखंड से मेरे सहयोगी राजीव रावत भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, हम अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका कितनी मायने रखती है? आप लगातार नजर बनाए हुए कई सालों से, उत्तराखंड की राजनीति की भी हम चाहे बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की भी, तो कितनी ठीक है ये क्षेत्रीय दल जनता के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है और ये निर्णायक हो सकती है। फराह, क्षेत्रीय दल में से अजीत सिंह का दल मिल गया है गठबंधन में, और अजीत सिंह के आने के बाद आप स्वयं देख रही हैं उत्तर प्रदेश के लगभग शायद ऐसी कोई सीट हो जहां उनसे जुड़ा हुआ जो किसान है, जाट मतदाता है, वो ना हो, और वो अपने आप में निर्णायक होगा। और ऐसे ही सपा और से शिवपाल यादव दूर चले गए। शिवपाल यादव जी जितना वोट लाएंगे वो सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ देंगे, कांग्रेस को लाभ देंगे, लेकिन गठबंधन को नुकसान करेंगे। अजीत सिंह गठबंधन के साथ आए तो बहुत बड़ी ताकत आई है। जो
कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस एक तरह से इन दोनों दलों ने माना कि आप 2 सीट यहां से ले लीजिए, 2 सीट आपके लिए छोड़ देते हैं। ये माना कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी गांधी परिवार के नाम से चुनाव जीतते हैं, उस नाम से चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए तुम नेता हो, बाकी कोई नेता है नहीं। 2 सीट हमसे ले लो और चुनाव लड़ लो, और 2 सीट नहीं लड़ते तो गठबंधन से बाहर। तो दूध से मक्खी को जैसे बाहर निकालते हैं, ये स्तर समझा गठबंधन ने। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जैसे आगे बढ़ेगी, वो सीधे सीधे नुकसान गठबंधन को कर रही है। इसलिए जो छोटे छोटे दल हैं, उनके होने और ना होने से इस चुनाव के परिणाम प्रभावित होंगे। और काफी हद तक ये जो छोटे दल हैं, या फिर कांग्रेस की जो जैसी त्रिकोण कांग्रेस बना रही सब जगह, सीधे तौर पर पहले नजर में ये बीजेपी को लाभ दे रही है, महागठबंधन के बावजूद। जनता को क्या लाभ है, जनता से कितना सरोकार इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का, राजीव जी? देखिए, छोटे दल पनाहगाह हैं नेताओं के लिए भी, और ऐसे छोटे नेताओं के लिए भी जिनको बड़े दलों में स्थान नहीं मिलता, जिन्हें पद नहीं मिलते, दायित्व नहीं मिलते, या अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर नहीं मिलता। तो छोटे दलों से बड़े दल भी बनते हैं। और छोटे दल कई बार ऐसे बहुत सारे दल हैं जिनको बीजेपी ने जगह दी है। कुछ को यह कहा कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ लो। राजभर जी है, राजभर जी ने 40-39 प्रत्याशी उतार दिए, अगर हमको हमारा सिंबल नहीं दोगे। तो छोटे दल भी एहसास कराते हैं। और इस समय जो देश में ट्रेंड चल रहा है, उसमें छोटे दलों का होना बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी है जब आपके पास धारा प्रवाह कोई ऐसा विषय ना हो, जब आपको मतदाता कंफ्यूज हो या स्वयं विश्लेषक कंफ्यूज है कि भाई कौन सी भीड़ वोट दे रही है। वोट अगर बढ़ नहीं रहा है तो मतलब ये कुछ लोगों ने वोट दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। ग्राम का वोट आ रहा है, 72,000 का वोट आ रहा है, या फिर मुसलमान दलित गठबंधन का वोट आ रहा है, या फिर राष्ट्रवाद का वोट आ रहा है, और राष्ट्रवाद का बंपर वोट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे में जो छोटे दल हैं, जातिगत दल हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां गठबंधन से राजीव है तो अहम, लेकिन अगर बड़ी पार्टियों की बात करें तो छोटे दल उनको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितना वोट कटुआ साबित हो सकते हैं उनके लिए? बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, राज ठाकरे ने जब दल बनाया, राज ठाकरे के दल बनने के बाद जो दल अगुवा था, बीजेपी जो पिछड़कू पार्टी होती थी उसके साथ, वो आगे हो गई। बीजेपी महाराष्ट्र में फ्रंटलीड पार्टी बन गई क्योंकि राज ठाकरे ने मन से बनाकर चुनाव लड़ा है। शिवपाल यादव इस बार जो है बागी है। एक तरह से पिछली बार भी जब लड़ाई हो गई थी चाचा भतीजे में, उसके बाद मुलायम सिंह भी पक्ष में आए थे। जो सत्ता में दल था, जो जिस अखिलेश यादव के काम की तारीफ पूरे देश में होती थी और काम से उनमें पहचाना गया, उस अखिलेश यादव को इतने पीछे चले गए, 50-55 सीटों पर रह गए क्योंकि घर में लड़ाई हो गई, एक छोटा दल बन गया। ये देश भर में उदाहरण रहे हैं, जहां जहां छोटे दल हुए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उनसे अलग हो गए तो सरकारें बन गई। शौकत अली जी, जिस तरह से शिवपाल यादव अलग हुए हैं, अब कितना नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को प्रसपा के बनने से? ये प्रश्न आपने मुझे पूछा? शौकत अली जी से पूछा मैंने। चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो हमने काम किए हम जी फराजी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ना फराजी, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है और हम विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमने कार्य किए हम उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनको बताने का काम कर रहे हैं। 5 साल जो सरकार रही उसने क्या किया है और क्या नहीं किया, ये बताने का काम कर रहे हैं। तो हमें दूसरे से कोई इतना भय नहीं, और उन्होंने जो किया होगा, ये जो उनकी योजना होगी वो जनता के बीच लेके जाएंगे। लेकिन हमारी जो योजना है, जो नौजवानों की योजना है, जो किसानों की योजना है, जो महिलाओं की योजना है, उसको लेकर आज हम जनता के बीच हैं। ग्राम समाज से लेकर बूथ तक और तहसील तक सब जगह हम लोग, हमारे युवा साथी काम कर रहे हैं और जनता के बीच बताने का काम कर रहे हैं कि 5 साल तक आप लोग किस तरह ठगे गए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको किस तरह ठगा, उसको बताने का काम कर रहे हैं। और इसी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है भारत की जनता पर कि वो 23 को अच्छा रिजल्ट देगी हमें। मनोज जी, समाजवादी पार्टी को काफी यकीन है कि अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है उनको? अगर हम कोई भी आपको जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 23 को नतीजे सामने आएंगे तो पता लग जाएगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो पूरे उत्साहित, पूरे जोश में नजर आ रहे हैं इस वक्त अपनी जीत को लेकर। आप इस देख रही हैं
इस डिबेट पे देख रही हैं कि मुझे इस बात को कोई कहने में शक नहीं है कि जब इन दोनों को ही संदेह है अपनी बात पे, हम लोग तो बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हैं और अपने ऊपर पूरा भरोसा और आम जनमानस के ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं। हम आपसी लड़ाई में नहीं लड़ रहे कहीं, हम बिल्कुल मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे विकास बता दीजिए, जनमानस विकास एक नहीं, आप गिन नहीं पाएंगे। अरे तो एक बता दीजिए, मनोज जी बताइए दीजिए, सब लोग मालूम कर रहे हैं तो बता दीजिए। विकास की बात कर आपसे ज्यादा विकास के नाम पर अगर आप चुनाव लड़ रहे होते तो आपके योगी जी को ये कहने की जरूरत नहीं होती अली चाहिए, बजरंग बली चाहिए। पापा को भी बता रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए क्योंकि आप भी थे उस समय। गाय के बारे में बता दीजिए जिसकी सबसे ज्यादा आप बात करते हैं। किस विषय पे? गाय के विषय पे बता दीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा आप उसी पे बात करते हैं। लीजिए सपा सरकार, मैं बता दे रहा हूँ, सपा सरकार, फराजी मैं बता दे रहा हूँ, फराजी मैं बता दे रहा हूँ उस पे। देखिए जिस गाय की ये बार बार बात करते थे, बिल्कुल उसमें कई आसरा केंद्र भारतीय जनता पार्टी को बनाने थे पूर्ण उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक भी आसरा केंद्र आज तक नहीं बना। लखनऊ की एक छोटी सी विधानसभा है सरोजनी नगर, वहां एक मिनिस्टर भी रहती है, महिला है, क्योंकि वो वहां पे 13 आसरा केंद्र बनने थे लेकिन आज तक एक भी नहीं बना। और जिस गाय की ये बार बार बात करते हैं उनको 30 रुपए प्रतिदिन खाने के लिए अलॉट होता है, मिलना चाहिए था, लेकिन वो 30 रुपए गमन कर रहे हैं, उसको पूछने वाला कोई नहीं। और वही गाय ले जाकर वो दूसरे के खेतों में छोड़ दे रहे हैं ताकि जो किसान भरपेट अपना अनाज पैदा करता था उसको भी नुकसान हो। ये देखिए कैसी नीति के साथ काम कर रहे हैं। जिस गाय मां को ये बहुत पूजनीय कहते हैं, उस गाय मां का जो पैसा है वो भी खाने का काम कर रहे हैं। ये शौकत जी आप तो ऐसा कह रहे हैं कि गाय पाला भी और मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, मैंने कोई व्यवस्था भी नहीं की और पाल भी रखी है और आपके खेतों में छोड़ भी रहा हूँ। वाह भाई, ये कौन सा तरीका विकास वोट मांगने का तरीका है? बनाया नहीं, या तो इस बात पे मान लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए, या फिर मैं पाल के आपके खेतों में छोड़ रहा हूँ। मनोज जी इस पर एक मेरा भी सवाल है। हमारे यहाँ पे कल एक खबर आई थी उत्तर प्रदेश से कि गौशाला तो बनाई गई थी योगी सरकार की तरफ से, लेकिन वहां पर जो गाय होती है उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे एक के बाद एक तीन गायों की मौत हो गई थी। जी जी, भूखी मर गई जी। सुन लीजिए आप फराजी, सुन लीजिए, 3 गायों की मौत, ऐसे गोरखपुर का भी एक मैटर आपके सामने आया होगा। और बीमारियां जो होती हैं और उनकी जो व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं, वहां एसी तक लगी हुई है और बिछे हुए सब कालीन आपको एक आप जाके देख लीजिए। मुझे इस बात का नहीं है, आज मैं उसी विधानसभा से आता हूँ बाकायदा, बिल्कुल मैं सरोजनी विधानसभा से आता हूँ तो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि कौन सी एसी लगी और नहीं देखिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो माननीय अभी संडीला हरदोई रोड पे बनाया, मैं गया, एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ जाने का, पास में गया तो मैंने देखा इस कंडीशन की आज तक मैंने कभी गौशालाएं देखी नहीं है। और आपको बता दूं, चौक पुराना रहीसी इलाका चौक है। आपकी बात मान ली, बहुत अच्छी कंडीशन की है, तो फिर कैसे गायों की मौत के मामले सामने आए वहां से? जनपद है और उस गौशाला को भी मैंने देखा है, जरा बता दीजिए कहाँ एसी लगी है, क्योंकि मैं उसी गृह जनपद का रहने वाला हूँ। दीजिए जवाब मनोज जी। जी बताइए बताइए, आपका आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन है, जो गौशाला है एसी तक लगे हुए बता रहे हैं आप, लेकिन फिर क्यों गायों की मौत के मामले सामने आए? वहां से कमी कहां रह गई आखिर? जी जी, देखिए कमी का कोई मतलब नहीं होता है, मौसम का बदलाव होता है और बीमारी कहीं बता के नहीं आती है। बाकी वहां पर चपरासी से लेके वहां की गांव की सेवा करने वाले सभी एम्प्लॉय लगे हुए हैं और उनकी सेवा 80% लोग तो उसमें ऐसे आते हैं जो निस्वार्थ सेवा वहां करने आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां अनाज तक दे के जाते हैं अपनी स्वेच्छा से। इस बात का नहीं है कि उनकी मौत कैसे हो गई, उसकी अगर आपको इतना ही अगर लड़ाई थे कि उस पर भी मैं राजनीति आपको करनी थी तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करते, इस बात को उठाते, मुद्दा बना लेते। आपने क्यों नहीं किया? तो बीमारी के भाई उसका भी पोस्टमार्टम करवा लेते, आप उस पर भी राजनीति कर लेते। अरे जब आम जनमानस की बात है, यह मुझे पीड़ा यहाँ तो दिल से होती है। हम लोगों को जानवर एक पालिए तो दिल से पीड़ा होने लगती है। और जब मुझे तो इस बात को कहने में आता है कि राजनीति इतनी गिर के की जाती है
कि गाय पे बताइए, इस बात पे मैं गाय छोड़ भी रहा हूं, मैं पालता भी नहीं हूं। अरे हर व्यक्ति को, आज नगर निगम में ये नियम है। अरे तो आप लोग एक योजना चलाइए ना, एक विधायक 20-20 गाय पाले लीजिए, ये बता दीजिए, आजम खान ने पाली तो थी, देखे 20-20 गाय। तो शाहगंज पुल के नीचे चले, लखनऊ में बुरा हाल है, जहाँ पे सब्जी मंडियों में 50-50 गाय बैठी हुई है। मुझे झूठ बोलते हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं देता, जनता को धूल जोगने का काम करते हैं। मनोज गाय ने हमारे गाय पाली या गाय के नाम पे सियासत करने वाली बात करते हैं। गर्व से कह सकता हूं। मेरी बात सुनिए, सब लोग शांत हो जाइए। गाय की बात बाद में करेंगे, विकास की बात कर लेते हैं जो हमेशा ही पीछे रह जाती है। शौकत जी, आपसे मेरा सवाल, गन्ने की बात करें, गन्ना चीनी मिलों की अगर हम बात करें, गन्ने के समर्थन मूल्य की बात करें, मनरेगा की, फसल बीमा की बात करें, 2 दशक आपकी सरकारें रही हैं, इन सब पर काम क्यों नहीं हुआ? आखिर विकास बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, किया क्यों कुछ नहीं हकीकत में? फरहा जी कहां हैं आप? किसने कह दिया कि हम गन्ना के किसानों पे गन्ना किसानों की बात नहीं करते या उनके लिए हमने काम नहीं किया? बात करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। कितनी चीनी मिलें ऐसी आपके समय में बंद हुई, कितनी चालू हुई? जो हाल है उससे भी बदतर होता। ये तो हमारी वजह से हमने आप बताइए ना कितनी चीनी मिल हमारे समय में बंद हुई? कोई चीनी मिल हमारे समय में बंद नहीं हुई। आज की स्थिति देखिए आप, आज की स्थिति बताइए, जब पूरे प्रचंड भारत में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी गन्ना किसान रोने के लिए तैयार है, तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे हमारे समय में तो फिर भी थोड़ी गनीमत थी कि हम उन किसानों की बात तो करते थे, उनको योजनाओं के तहत उनको लाभ देने का काम करते थे, लेकिन पूरे भारत में सरकार होने के बावजूद भी किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। आप इनसे पूछिए सवाल, तो मुझे लगेगा ज्यादा सही रहेगा। जब पूरे प्रचंड भारत में इनकी सरकार हो, उसके बाद भी किसान फांसी लगा लेता है, तो सवाल लाजमी है इनसे कि मैं पूछूंगा जरूर कि आप बताइए कितने बातें कर रहे हैं, इतना काम अगर किया है तो आपके जो अध्यक्ष है वो विकास के नाम पर एक्सप्रेस वे पर ही आकर क्यों अटक जाते हैं, और बातें क्यों नहीं बताते जो किया है उन्होंने? देखिए फरहा जी, 100 डायल किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। 10-90 किसने दिया? समाजवादी पार्टी में। इस लखनऊ की धरती पर मेट्रो किसने दी? समाजवादी पार्टी ने। एक्सप्रेसवे किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। स्टेडियम किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। लैपटॉप किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। देखती जाइए। मैं सिर्फ इतना पूछा फरहा जी, एक प्रोजेक्ट बताइए जो बहुत भव्य चल रहा हो और बहुत अच्छे से निपटा दिया हो आपने, जो 5 साल में आपने किया, वो बता दे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमको। हम तो समाजवादी पार्टी के लोग बार बार कहते चले आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी विकास की बात करती थी और विकास के दम पे खड़ी है। शौकत जी, विकास के दम पे खड़ी है, विकास की बात करती है, तो फिर जब इतना विकास किया था जनता ने नकार क्यों दिया था फिर पूरी तरह से? देखिए फरहा जी, ये ब्रांडिंग वाले लोग हैं, ये ग्लैमर वाले लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। टेलीविजन के माध्यम से झूठ फैला कर आए थे, गुजरात मॉडल लेके आए थे, लेकिन आज जनता जान चुकी है कि ये कुछ नहीं करने वाले। ये ब्रांडिंग करके, होर्डिंग लगा के, ग्लैमर की दुनिया दिखाकर, जिस तरह फिल्मों में होता है, जो उसका ट्रेलर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फिल्म एकदम पुश हो जाती। वही आज दशा भारत की भी है कि आए तो बहुत ग्लैमर से थे, बहुत अच्छी ब्रांडिंग करके आए थे, लेकिन जब 5 साल गुजर गए, जब एंडिंग आई, लेकिन आपको क्या लगता है ब्रांडिंग विकास पर हावी कैसे हो सकती है? आपने इतना विकास किया, क्या जनता को वो नहीं नजर आया, सिर्फ ब्रांडिंग नजर आ गई? पिक्चर खत्म होने आ गई, लेकिन समझ में किसी की नहीं आ रही है। देखिए भारत की जनता को ठगना भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से समझ लिया था कैसे ठगना है, और वो ब्रांडिंग करके आराम से वो पूरी एक योजना बना के सुनियोजित तरीके से जनता के बीच आए और उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की जो कला थी वो अच्छे से दिखाई, उसका प्रदर्शन अच्छे से किया और भ्रमित कर ले गए जनता को। लेकिन अब भ्रमित होने वाली जनता नहीं है, इनसे सवाल पूछ रही है कि भैया मेरा 2 करोड़ रोजगार कहां पे है, मेरी नौकरी कहां पे है, मेरा जो किसान था उसका भुगतान कैसे नहीं हुआ? क्योंकि आप प्रचंड भारत में है, आप मुकर नहीं सकते इस चीज से। आप बार बार ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, प्रदेश सरकार ने मदद नहीं की, राज्य सरकार ने मदद नहीं की, या किसी और ने मदद नहीं की। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने से ये लोग कतराते हैं, इसीलिए देश की बात करते हैं। इनके प्रत्याशी कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए, और मोदी जी खुद कहते हैं कि देश के नाम पे वोट दे दीजिए। अब ये जो भ्रमित करने वाली चीज, ये चलने वाली नहीं। आज जनता सब कुछ जान चुकी है और इनको 23 में मजा चखा देगी। तो
तो ब्रांडिंग के नाम पर एक बात मुझे याद आई कि काम बोलता है, तो क्या आपका काम ऐसा नहीं था कि वो बोलता, जनता समझती कि ब्रांडिंग क्या है और काम क्या है, विकास किसने किया? नहीं, जनता फराह जी जनता ये जवानी महसूस कर रही है। जनता भली बात वो ठगी हुई महसूस कर रही है और बार बार हम कहते आए हैं कि आज जनता ने पूरा मूड बना लिया है। वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि कैसे हमको बटन दबाने का मौका मिले। और देखिएगा 23 को निर्णय जब होगा तो मैं फिर इसी चैनल, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मैं फिर इसी चैनल पे बैठकर कहूंगा जरूर कि रिजल्ट देख लीजिए आज क्या है। क्योंकि जो देखिए मैंने कहा ना, हम बहुत छोटे थे तो हमको सिखाया जाता था, जब कोई अच्छी चीज दिखाई जाती तो हम अपने पापा से कहते थे पापा ये दिला दिए, और पापा बार बार समझाते थे कि बेटा ये मत लो, ये खराब है। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल, समाजवादी पार्टी ने तो बहुत कुछ गिना दिया और ये कह दिया कि विकास कम नजर आया, ब्रांडिंग में फंस गई जनता और ब्रांडिंग के आगे सपा फेल हो गई। आप बताइए 2 साल में आपने कौन कौन से काम किए, जरा विकास गिनाइए राज्य सरकार के। बिल्कुल विकास भी गिनाए दे रहा हूं, इनकी बात का उत्तर भी दिए दे रहा हूं कि सबसे हमारे प्रभावशाली, हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति किए हुए माननीय राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने जमीन से लेके वार्ड अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक उत्तर प्रदेश सरकार की राजनीति की है। उन्होंने यहाँ की आम जनमानस को क्षेत्र सा वो नाम से एक क्षेत्र को कहाँ क्या विकास की कमी है, कहाँ क्या आवश्यकता होनी चाहिए, कहाँ पर किस विभाग में कमियां हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है। आज हमारे वो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी लोकसभा से, लखनऊ लोकसभा से लड़ रहे हैं। इस तरीके से जिस व्यक्ति को योग्यता का प्रमाण नहीं देना पड़ेगा और ना ही वो आम जनमानस को उनको कोई चीज सुनने की आवश्यकता पड़ती है, उनको हर चीज को मालूम है कि आम जनता के पास किस तरह क्या व्यवस्था, विकास की बात पूछ रहे हैं। अभी विकास का ही बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं डबल चेहरा दिखा के वोट मांगने की डबल इंजन की सरकार में अभी तक एक योजना नहीं बता। हाथ चलाओ, डबल तेल भी लगेगा तो ये सरकार जनता के ऊपर आओगे ना। जनता ये भी तो जानती है डबल इंजन का है, जब एक से चल रहा है इंजन से, जब डबल इंजन चल रहा है तो एक योजना नहीं बता पाएंगे। डबल इंजन ये गलत, एक योजना नहीं बता पाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद लखनऊ की धरती में व्यापारी बहुत है जो राजनाथ सिंह जी विकास, मैं बिल्कुल विकास गिना रहा हूं। पहले ये जो आरोप है कि जो जुमलेबाजी करके चेहरा दिखा के, आपके अंदर ये योग्यता क्यों नहीं है? नहीं, बीजेपी में योग्यता है कि जुमलेबाजी करके आ गई सरकार में। अगर जिसकी सकल सूरत में अच्छी हो तो कम से कम भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए कम से कम आप देश के हित में जी जुमलेबाजी जो शब्द है वो मैं नकार रहा हूं। जुमलेबाजी कब होती है? जब जिसने नहीं, बिल्कुल एक बात सुन लीजिए, लहजा बात करने का जो होता है वो भी होना चाहिए, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे यहाँ का। हर बात पे आप बात के देख लिया आचार संहिता से कितने लोग फंसे हुए हैं, खाली आपके शब्दों पे ही फंसे हुए हैं। योगी जी भी थे। कितना आरोप लग रहा है, कितनी गाली गलौज तक हो रही है। देखिए फराज क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, बता दीजिए क्यों हो रही है। इनको ये दिक्कत, अरे विकास गिनवाए भाई, फराजी से विकास गिनवाइए, मैं चाहता हूँ, ये कभी है मैं केवल एक चीज चाहता हूँ, केवल विकास गिनवाइए। जुमलेबाजी है फराजी, ये देखिए टाल रहे हैं आप, आम की बात करेंगे, ये एमएलए की बात करेंगे। आप कोई एक चीज बताइए, आपने ये किया, बुलेट ट्रेन चल गई नहीं चली, मुझे लगता है आपको थोड़ा टाइम चाहिए विकास याद करने के लिए। आप रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। न्यूज रूम चलते हैं, न्यूज रूम से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से ले लेते हैं क्या ताजा जानकारी आ रही है। बता दें आपको कि दूसरे चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं अर्जुन मेरे साथ। अर्जुन, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी फरहा, मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीट के जो मतदान फीसदी है वो बताने वाला हूं। अगर मैं नगीना लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो 62.10% हुआ है, जबकि अमरोहा में 68.77% हुआ है, बुलंदशहर में 62.14%, अलीगढ़ में 62.80, हाथरस में 61.25, मथुरा में 60.56, आगरा में 59.6, फतेहपुर में 61.16। जबकि टोटल आज के चुनाव में टोटल वीवीपैट जो है वो 265 बदले गए हैं। इसके साथ ही नेशनल लाइव की टीम
मतदान के अलावा इन तमाम चीजों के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहाँ क्या घटनाक्रम हुआ है। तो उसमें आपको बताऊं कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में झड़प हुई है, तोड़फोड़ हुआ ईवीएम की, और ये पूरा जो मामला है वो चोपड़ा सीट का था। दूसरा जो घटना है वो छत्तीसगढ़ का है, जहां पे कांकेर में एक ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। तीसरा अगर बात करूं शक्ति भार्गव की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूते फेंक के मारे हैं, उनकी पहचान हो पाई है शक्ति भार्गव के रूप में, जो कानपुर से हैं। और साथ में आपको बताऊं कि अमरोहा से एक मामला सामने आया है, जहां पे कार्यकर्ता और मतदाताओं के बीच में झड़प हुआ, जिसमें पिटाई की गई है। नगीना से भी इस तरह की खबरें आई थी कि पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, लोग वोट नहीं डाल रहे थे और इसीलिए उनको पीटा गया। जी, इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन है, अभी सब कुछ खुल के सामने नहीं आया कि आखिरकार पूरा क्या मामला है, लेकिन चीजें अभी वो अंडर कंट्रोल है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। चलिए अर्जुन, नजर बनाए रखिए, फिर से लौटेंगे आपके पास। हम वापस आते हैं अपने मेहमानों के पास। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल था, विकास की हम बात कर रहे थे, विकास गिनाइए पहले आप। जी फराज जी, आप अगर चिकित्सा विभाग से लेके अगर चलेंगे उनको, तो आम जनमानस के ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने जो ध्यान दिया चिकित्सा के विषय पे, ये 5 साल और 15 साल जो सरकार रही, आम जनमानस मात्र फीवर में आदमी की मृत्यु हो जाती थी। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए, सैनिकों के लिए ध्यान दिया, उसके बाद सबसे ज्यादा आम जनमानस के लिए, सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र दवा के नाम पे उन्होंने सस्ती दवाएं, आपको 80% छूट पे दवाएं मिलती है। सबसे ज्यादा बच्चे मरे थे गोरखपुर में। लीजिए, वहां केवल ऑक्सीजन दे नहीं पाए, बात दुनिया भर की दे रहे हैं। एम्स और मेडिकल कॉलेज आपको उत्तर प्रदेश में 13 एम्स मेडिकल कॉलेज का विकास, ये आपने बेड कम कर दिए, आपने बेड कम कर दिए रायबरेली में। आप पता नहीं दूसरे की योजना में अपना नाम लगाते हो। अरे आपकी योजना है तो आप दूसरे की योजना में आप अपना नाम लगा के बात कर रहे हैं। एक काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं। 5 साल इधर सरकार चली, नमी गंगे की बात करने वाले एक मीटिंग नहीं करी। जैसे बताया 100 नंबर, आप ये सुन लीजिए, मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, जाम के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, कई मृत्यु हो गई है। देखिए जिस तरह मरीजों को ले जाने की व्यवस्था होता है, तो इनसे पूछना जरूर चाहूंगा कि 108 की व्यवस्था किसने की थी? 108 की व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने की थी। अच्छा, मैं इनकी एक बात बता देना चाहता हूं, ये बार बार ब्रांडिंग की बात कर रहे थे। इनको कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहा जाता था कि ये व्यापारियों की सरकार है। आज वही व्यापारी लखनऊ की सड़कों पे सवाल पूछ रहा है, इनसे पूछ रहा है कि जो जीएसटी हम पे आपने लागू की, जिसका पोर्टल बनाने में लगभग 3 साल लग गए और करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुआ, उसमें संशोधन क्यों करते हैं आप? बताइए ना, हमारी समझ में आ रही ना आपके अधिकारियों के समझ में आ रही। ये है इनकी योजना। जिस तरह ये जीएसटी को बहुत बार बार ब्रांडिंग करके ला रहे थे कि नहीं बहुत अच्छी साहब, बहुत अच्छी, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, तो आज इनसे पूछा जरूर, वो व्यापारी इनसे जवाब मांग रहा है कि साहब बताइए, आपको तो समझ में आ नहीं रही, मुझे कैसे समझ में आएगी? जिस पोर्टल को बनाने में आपने लगभग 3 वर्ष लगा दिया, 3 वर्ष में आपके समझ में नहीं आया तो मेरी समझ में कैसे आएगा? आज व्यापारी इनकी सरकार में सबसे ज्यादा त्रस्त है, चाहे वो लूट की हो, फिरौती की हो, हत्या की हो। उत्तर प्रदेश में मत जाइए, लखनऊ में देख लीजिए। शौकत जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी 108 की जो बताई आपने, और स्टेट में तो पहले ही लागू हो गई, यूपी में तो काफी जारी तो हमने किया। हमने तो ऐसा नहीं किया कि मेट्रो का फीता काट के कह दिया ये मेरी योजना है। अगर हम उस पे काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे, गर्व से कहेंगे ये हमारी योजना है, हम उस पे काम कर रहे थे। और केंद्र सरकार से अगर कोई योजना लाकर धरातल पे लागू कराई जाती तो कहा जाता है, आप बता दीजिए ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सी योजना लागू कर दी केंद्र सरकार से लाकर? कोई योजना नहीं की है। आप बताइए, यूपी में नहीं दूसरे राज्यों में भी लागू हुई है, बल्कि आपने तो अपना प्रचार किया उन गाड़ियों पर बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर। आप बताइए। नहीं, बिल्कुल लागू हुई, लेकिन जो लाता उसको श्रेय दिया जाता है। जो ये तरीका होता है फराज जी, ये तरीका होता है, जो वहां लागू कराता है उसको श्रेय कहीं ना कहीं दिया जाता है। अच्छा, एक छोटा सा फराज जी ये बताइए, आप दूसरे राज्यों की बात करती हैं, गुजरात में लागू हो गई, गुजरात में फराज जी आज इनकी प्रचंड सरकार है। मैं छोटा सा सवाल करूंगा कि हमारे बड़े भाई बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं,
आपकी राज्य में भी सरकार है और केंद्र में सरकार है, दोनों का टैक्स अलग अलग होता है, तो आप जीएसटी काउंसिल में आप डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं ला पाते हैं? बार बार व्यापारी आपसे कहता है कि साहब लाइए, इसकी बात करिए, लेकिन आप बात करने को तैयार नहीं होते हैं। तो क्यों, क्या वजह है? आज व्यापारियों को ठगने का क्यों काम कर रहे हैं? क्यों दोहरी नीति अपना रहे हैं व्यापारियों के साथ? सवाल पूछा जाता है, जवाब कोई नहीं देने वाला है। जवाब दीजिए इस पर। फराजी, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर का किसान का 3 लाख करोड़ का कर्जा नहीं माफ किया। जी बताएं। सवाल कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता आपसे, उस पर जवाब दीजिए ना। जी देखिए, जो हमसे ये सवाल कर रहे हैं, इस बात का ये विषय है कि जब 1090 इन्होंने स्टार्ट की तो हमने उसको, मरीजों को, सुन लीजिए, जब मरीज मर जाता था और रोड की हमारे यहाँ आम जनमानस को इतने त्राई त्राई मची हुई थी कि रोड पे चलना दूभर था, तो एक मरीज के एम्बुलेंस खड़े खड़े आप ये समझ लीजिए कि वहीं पे उसकी डेथ हो जाती थी। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप इस एम्बुलेंस को पूरे चिकित्सा से लैस कर उसको आपको जमीन पे दे दिया। आज आपकी एम्बुलेंस पे पूरी बायोमेट्री है, पूरे मेडिकल के डॉक्टर है, पूरा इलाज आपके एम्बुलेंस पे हो जाता है। जब तक आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं मरीज पहुंच जाता है। आज जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि का खोला, 15 दिन उसके का बाद वक्त जो लिया भी गया दवाएं था, बहुत फिर से 2.5 महीने बढ़ाया गया, जी, फिर 6 महीने, जी। लेकिन आज तक वो गड्ढे भरे नहीं है, आज तक जी। वैसे के वैसे। क्यों? जी सुन लीजिए, गड्ढे ऐसा नहीं है, सब जगह के गड्ढे भरे थे। आप शायद नोएडा से बिलोंग कर रही हैं, स्टूडियो में नहीं, आप गोरखपुर उत्तर की मैं प्रदेश बात में कर रही हूँ, आइए, वहाँ पर भी अगर वही हालत कहीं भी है। आपको गड्ढा दिख जाए, विकास चारों गोरखपुर शहर की बात कर लेते हैं, जहाँ के योगी जी, आप नोएडा की छोड़िए, जेवर से लेकर अलीगढ़ तक रोड ही नहीं है। 140-50 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, गड्ढा मुक्त हो कुशीनगर, गए। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, रिंग रोड तक तो बनवा नहीं पाए। बलिया, तमाम जगहों के नाम बता रही हूँ, जहाँ गड्ढे अभी भी। आपके बता रहा हूँ, लखनऊ अपनी। जी तो क्या लखनऊ अगर सुधार लिया आपने तो क्या ये पूरा प्रदेश आज- सुधर गया? क्यों? इन्होंने तो 5 साल इनका काम बोल रहा था। नहीं नहीं, आप उनकी छोड़िए ना, आप अपनी बात कीजिए। आप तो बहुत बड़े बड़े विकास की बात की थी ना। केंद्र सरकार के भावना केंद्र से बात सरकार करने केंद्र का तरीका सरकार अपना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर सरकार यही विकास बोलता है, संगतियों के कारण, आज संगतियों के कारण हम काम नहीं कर पाए, तो क्या आप भी नहीं करेंगे? क्या आप भी नहीं करेंगे? आप जनता को ठगेंगे। जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं दिया था, फिर आप किसी पार्टी से बदला लीजिएगा। जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था कि काम करिएगा, इसलिए वोट नहीं दिया था आपको। जनता ने आपको इसलिए नहीं चुन के भेजा था कि आप किसी पार्टी से बदला लेने का काम करिएगा, इसलिए आप सत्ता में नहीं आए थे, काम करने के लिए आए थे। तो काम करने की बात करिए ना, कौन सी रोड आप बना रहे हैं वो बताने का काम करिए, क्या आपने कर दिया वो बताने का काम करिए। कहाँ जा रही थी इनकी योजनाएं, किस गांव क्षेत्र में चली गई, चाहे वो लाइट के विकास में अरे आप तो यानी उनकी गड्ढा योजनाएं मुक्त छोड़िए, अपनी बताइए ना। करने चले थे, यानी झूठ बोला था ना। ये बात मान ली आपने, गड्ढा मुक्त करने चले थे, झूठ बोला था, मान तो ली। बीमारी से मर रही थी, ग्रसित थी धुएं से, उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया। जी मनोज जी, ये सुनिए, आप समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया, आपके हिसाब से तो जनता ने नकार दिया। बीजेपी ने कितना काम किया, अब जनता क्यों उसको एक बार फिर से लेकर आए, वो बताइए ना। जी देखिए, काम का विषय अलग है, काम हर व्यक्ति करता है, काम हर व्यक्ति करता है। काम तो हर व्यक्ति करता है, मैं विकास की बात कर रही हूँ। क्षमता जितनी होगी उतना ही तो काम कर पाएगा। अब अच्छा, तो क्या क्षमता नहीं है बीजेपी में काम इतनी? कर पाएगा। अभी इन्होंने विवेक तो फिर नहीं थी भाई, हाँ, तो विकास की बात के लिए विकास तो जानते 5 साल क्या? पहले नाम इतने बड़े बड़े बढ़ा। दावे क्या सोच के किए थे जब क्षमता ही नहीं थी? तो कुछ नहीं है, उन्होंने अपना नाम भी बदल के विकास किया, सोचा आप? आम जनमानस उन्होंने अपना नाम बदल के विकास किया मुख्यमंत्री ने। सुन लीजिए, अगर विकास इसको कहते हैं लैपटॉप बांट के, तो ये विकास नहीं है। हाँ, तो क्या है? अंदर नवयुवकों को कमजोर निर्बल बना रहे हैं। ये देखिए, लैपटॉप की शिक्षा देने दे, लैपटॉप देने दे, ये विचारधारा है। लैपटॉप चलाएगा तो लेकर के जाएगा, दे देते, हमने एम्बुलेंस दी, साइकिल दी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? साइकिल दी, क्या बोल रहे हैं आप? चलाएगा, कमजोर हो जाएगा। बोलने की आवश्यकता मनोज थी। जी
कैसा ज्ञान दे रहे हैं आप इस नौजवानों को? लोग भूखे मर रहे हो, आप रोड बनाने की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ आम जनमानस की सरकार होनी चाहिए। आम पीछे नहीं रहे बांटने में, बहुत कुछ बांटा बीजेपी के नेताओं ने। उसकी शिक्षा के लिए आपने दूध पीते बच्चों को, हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले, उनको लैपटॉप देने का काम किया। देखिए, लैपटॉप देना विकास नहीं है, ये मनोज भाई तो विकास नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल चेहरा आ गया। विकास जानते हैं क्या फरा जी? विकास जानते हैं क्या? किसको? बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे दिए गए थे, जो जिन बच्चों ने इंटर किया था आगे की पढ़ाई के लिए, आपने क्या किया? सरकारी पैसे का हनन किया। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग रख दो, ये विकास है। अरे भाई, डॉलर रुपए का नाम भी कोई बदल दो, शायद उससे भी विकास हो जाए। ये हमारे यहाँ विकास करने के लिए, आम जनमानस के लिए, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चिकित्सा के प्रति हो, बच्चों के लिए शिक्षा तक पूरा प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी कि उसको हर राज्य के अंदर पहुंचाया जाए, इंटर तक व्यवस्था फ्री की जाए बच्चों के लिए। जो भी आज, अरे 5 साल में कर नहीं पाए कुछ, 20 साल चलिए मैं अपने तीनों मेहमानों के पास आऊंगी, आप शांत हो जाइए। राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, आप देख ही रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं अलग अलग पार्टी के नेता। जिस तरह से राजनीति का जो रूप था वो बदलता सा नजर आ रहा है, क्या लगता है सुधार होने की जरूरत है? राजनेता आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है? और जनता को क्या लगता है, क्या सोचना समझना चाहिए वोट करने से पहले? राजीव जी, राजनीति का स्तर तो दिन ब दिन गिरता नजर आ रहा है, विकास की बातें कही जाती है, विकास नहीं किया जाता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होते। क्या लगता है आपको, राजनीतिक पार्टियों को कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? और राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से लखनऊ चलते हैं। जी मनोज जी कुछ कह रहे थे, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरा एक चुनाव हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है आम जनमानस के लिए कि अपनी बात को अपने तरीके से रख पाना और आम जन समूह को दिखाना कि हमारा क्या रुझान होना चाहिए और किसके प्रति होना चाहिए। हमारा सबसे पहला राजनीतिक मुद्दा है कि हमारे देश के हित में जो भी समस्याएं आएंगी उसको सबसे पहले निपटाएंगे। उसके बाद वहां पर स्थायी रहने वाला उस देश का जनमानस, जो आम जनमानस जिसको कहते हैं, हम भी उसी में से सब हैं। और उनकी व्यवस्थाएं, मूल समस्याएं क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में जाना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी कार्यों को पूर्ण किस तरह हम कर सकते हैं। एक दूसरे को आरोप लगाकर आप राजनीति अगर करते हैं तो ये राजनीति आज जनता को चलते हैं, और ये जनता बहुत समझदार है। कभी एक जमाना था कि लोग समझा के उसके पट्टीदार लोग होते थे, बलशाली लोग होते थे। आज वो मोदी जी हर भाषण में आरोप ही लगाते हैं दूसरी पार्टियों पर। अब इस जी मैं कभी, मैडम मेरे यहाँ फराजी आप सुन लीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। माननीय मोदी जी ने आज तक कभी 14 के इलेक्शन में कभी भी उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया। और एक बात आज भी अब जो वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, क्या अभी भी किसी का नाम नहीं ले रहे? कांग्रेस की विधवा किसने कहा था जो पैसा खा गई? कमीना लग रहा है भूल गया। कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? चलिए मैं आप लोगों के पास आऊंगी, राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, मौजूदा दौर में जिस तरह से राजनीति की परिभाषा ही बदलती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है अब जनता को इसको लेकर जागरूक होने की जरूरत है? सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद वोट करे जनता। किन विषयों को सामने रखकर वोट देना चाहिए जनता को? देखिए, जनता स्वयं समझदार है और विषय वो तय कर लेती है और तय करते आई है। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमको भी हमारे वोट का अधिकार भी उतना ही है जितना भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। एक वोट सबको अधिकार प्राप्त है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इस चुनाव में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर में आया राष्ट्रवाद का मुद्दा, प्रथम चरण के वोटिंग ट्रेंड तक वह हावी रहा, लेकिन आते आते कुछ अन्य चीजें, रोटी रोजी, रोजगार, 72,000, ये सब चीजें इस बार घुसती गई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है इस चुनाव में, जो शायद आपको भी दिख रहा होगा, पूरे देश को दिख रहा है, जिस तरह की मेहनत जो आरएसएस से जुड़ा हुआ 144 से अधिक उसके अनुसांगिक संगठन है, उनका जो कैडर कार्यकर्ता करता था, वो अभी तक नदारद दिखाई दिया है। उस तरह की मेहनत नहीं हो रही है। ये ठीक वही दौर है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भारत का मान बढ़ रहा था,
पोखरण विस्फोट हुआ था, तमाम चीजें हुई थी और शाइनिंग इंडिया का नारा था। शाइनिंग इंडिया के नारे के बीच भी जब यह बात आई कि पीएम इन वेटिंग और यह लगा कि प्रमोद महाजन और वो दौर आया, उस समय बीजेपी बहुत ऊपर हो गई संघ से और आरएसएस से। वो दौर आया जब आरएसएस के उस कार्यकर्ता ने जो खिचड़ी खाकर जीत दिलाता था, उसको लगा कि नहीं, ये वो बीजेपी नहीं है जिसको हमने खिचड़ी खा के आगे बढ़ा के सत्ता दिलाई है। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। बीजेपी स्वयं अपने बल पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, उसका आत्मविश्वास बहुत अधिक है, वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। और वो जो कार्यकर्ता खिचड़ी खाकर पिछली बार जो है मेहनत करके शिशु मंदिरों, विद्या भारती और तमाम अनुषंगिक संगठन है, बजरंग दल, उसके कई हिस्से हो गए हैं और वो कार्यकर्ता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जिससे आज वोटर टर्नआउट आज भी अप नहीं जा सका। और भले ये कितनी बातें कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के बंद कमरों में जो चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के माथे पर चिंता की शिकन है। वोटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे राजीव जी, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वोटर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत का वोट बटा हुआ है। आप मान के चलिए, आपसे थोड़ी देर पहले आप मुझसे छोटे दलों की बात कर रही थी, तो छोटे दल की बात ही इसलिए है क्योंकि जब छोटे दल क्षेत्रीय आधार पर बनते हैं तो किसी एक क्षेत्र के विकास की बात होती है। जब वो सोच के आधार पर बनते हैं तो बड़े नहीं बन पाते, लेकिन जब वो जाति के हिसाब से बनते हैं, गणित के हिसाब से बनते हैं, तो उनका अस्तित्व होता है। तो आज जो मतदाता है, यदि आप उसे समझा देते हैं कि हम इतने निषाद भाई हैं, यदि हम एक मुश्त वोट देंगे तो हमारे क्षमता होगी, हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी आवाज में बल होगा, यह बात ये गणित समझा दिया गया। और कमोबेश की स्थिति आई भी, जब आपने अपना बल दिखाया तो आपको ओबीसी मिला, आपको आरक्षण मिला, आपको मंत्री पद मिला, आपको टिकट मिला, आपको एमएलसी मिला, वगैरह वगैरह जो कुछ होता है, फिर नौकरियों में आरक्षण मिला। ये सब चीजें इसलिए भी कि छोटे दलों ने और छोटे लोगों ने, छोटी जमात ने समझा कि मिलकर हमें बड़े लोग हैं। और यही ट्रेंड है। आज मतदाता इस बात को समझ रहा है कि जब वो राष्ट्रवाद या कुछ और करता है तो उसको नुकसान हो जाता है। जब वो अपनी क्षमता के आधार पर वोट देता है तो कहीं उसको पैरोकारी करने वाला संसद में जाता है या विधानसभा में जाता है या तोलमोल होता है या राज्य मंत्री पद मिलता है या चेयरमैन की लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती है। तो मतदाता आपके मेरे कहने के अनुसार फिलहाल नहीं चल रहा है। मतदाता अपनी क्षमताओं के अनुसार क्यों, उसका वजन कहां हो। और ये एक मुश्किल भी है भारत के लोकतंत्र की, और खूबसूरती भी है कि आप छोटे को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास मत को देने की ताकत है। आपको 5 साल बाद उसके पास जाना ही पड़ेगा। राजीव जी, चलिए छोटे दल की बात आपने की तो चलते हैं फरहद साहब के पास। फरहद जी, आपने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई प्रसपा, क्या रणनीति आपकी और कौन से मुद्दे जिसको लेकर आप जनता के बीच जाने की तैयारी कर आए हैं? देखिए, हमने पहले भी बताया है कि हमने जो नया दल किया है, हम किसानों की, मुसलमानों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी बात करने आए हैं। और जिस तरीके से अभी आप बार बार इनसे विकास की बात पूछ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक भी विकास की बात नहीं गिनवा पाए। लेकिन एक चीज़ बता लेना चाहता हूँ, इनके लिए विकास जानते हैं क्या है? इनके लिए विकास सिर्फ इतना है, अजय बिष्ट से बदल करके योगी आदित्यनाथ रख लो, फैजाबाद से बदल के अयोध्या रख लो, इलाहाबाद से बदल करके प्रयागराज रख लो, बस ये विकास है। इसके अलावा कोई विकास नहीं है। सिर्फ झूठ पे सियासत करते, इनको और कुछ नहीं आता। जो इंसान, जो प्रदेश का, बताइए, इतना बड़ा देश का मंत्री हो, जो आउटर रिंग रोड ना बनवा पाया हो, क्या विकास करेगा? क्या विकास की बात करेंगे? भाई, विकास की बात करने वालों से एक बात पूछना चाहता हूं मैं कि जिस उसको लेकर के आपने सरकार बनाई थी, वो क्यों नहीं आप बोलते? भाई, जीएसटी की बात आप कभी नहीं करते हो। आप ये कहो भाई मैंने नोटबंदी करके देश का विकास किया, उसकी बात कभी नहीं करेंगे। भाई, दोनों चीजों की बात करो। और 370 हटाने की कहीं बात करते हो, कहीं कोई और बात करते हो। अच्छा, एक बात ये जानना चाहता हूं, ये किसने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इस लाख कोई युवा नहीं है जो रोजगार पा सके? ये किसने मजाक उड़ाया था युवाओं का? योगी आदित्यनाथ जी इतने घमंड में चूर थे कि उस दिन शिक्षा मित्रों को कह रहे थे इनको गेट आउट कर दीजिए। जनता गेट आउट करेगी इनको, जनता गेट आउट करेगी। घमंड और गुरूर, सियासत में घमंड और गुरूर बहुत दिनों तक नहीं चलता है। और ब्रांडिंग की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या यह ब्रांडिंग नहीं है? चुनाव के समय में एससी के घर जाना और फोटो खिंचवाना और कैमरे में दिखाना,
इन्होंने पूरे प्रदेश, पूरे देश को ठगने का काम किया है। फरहत जी, दो चलिए गुजरातियों आरोपों की ने बात छोड़ते हैं, पूरे विकास देश की को बात पे ठगा आते है। हैं। आप सिर्फ झूठ क्या बोलने का विकास काम करेंगे? किया है। 5 साल में कोई काम नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, शायद 4 भी नहीं बना पाए। क्या आप क्या सोच के आ रहे हैं? अलग पार्टी क्या सोच के लाए? आप क्या करेंगे? हम विकास झूठ बोल के सियासत नहीं करेंगे। हमने पहले ही कह दिया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के लिए हम लागू करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ विकास के कई मुद्दे हैं और निरंतर चल रहे हैं। कई परियोजनाएं जो हैं हमारी चल रही हैं लखनऊ के अंदर, जिनका कार्य निर्माण चल रहा है। और जिस हिसाब से हमारे 13 आपको बताया एम्स, जो बच्चों के लिए शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिनसे इनको शिक्षा मिलेगी और अपने ही क्षेत्र के अंदर। और दूसरी चीज है, आपको बच्चों को रोजगार की, जब आपने शुरुआत से ही 20 साल में इतनी नींव खराब कर रखी लोगों की, हमने बताया आपको उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने 74 लाख लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिया। ऐसी आम जनमानस उसमें दोबारा 97% नहीं भरे, सिर्फ 3% लोगों ने दोबारा भरवाया है। जब बच्चों का विकास आगे बढ़ेगा, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार सहेगी और उनको निरंतर ध्यान देगी, तब उनके परिवार का विकास होगा, तय होगा। तब वहां पर हम, जहां पर लाइट पढ़ने के लिए बच्चों के लिए नहीं थी, माताएं बहनें अंधेरे में रहती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, चिकित्सा शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते थे, वहां रोड का कोई विकास करने का कोई मुद्दा नहीं। छाती ठोकनी चाहिए, इस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसका विकास उस परिवार आम जनमानस को कैसे तरक्की को ले सकते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 74 लाख लोगों को उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप जी। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वो धड़ल्ले से लूट मचाई कर रहे हैं, उस पर तो कंट्रोल किया नहीं जा रहा आपसे। ये आप देखिए, ये समस्या फराज जी एक चीज समझ लीजिए, बहुत चीज मन में इच्छा होती है कि हमारे काम इस तरह हो जाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार हर अधिकारी, हर प्रशासनिक सिस्टम से उसको अपने व्यवहार में ढाल के उसको चित्रण करने का संदेश देना चाहते हैं कि आप एक दूसरे व्यक्ति को, समाज को, जैसे किसी हॉस्पिटल में आप पहुंच जाइए, किसी रेलवे बस स्टेशन पर पहुंच जाइए, किसी से आप आवाज पूछ लीजिए तो आदमी किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए मुझे, अभी कितना साल और चाहिए आपको? 5 साल हो गए केंद्र में सरकार आए, 10 साल चाहिए, 15 साल, कितने साल और चाहिए? तो वो प्रधानमंत्री जी की योजना सही जमीन पे उतरेगी। कब उतरेगी? कितने साल बाद उतरेगी? कितने और साल चाहिए आपको? न पिछले 1 घंटे में एक भी योजना नहीं बता पाए। एक योजना, छोटे शब्दों में जवाब देना चाहूंगा। फराह जी, बहुत छोटे शब्दों में जवाब देना चाहूंगा। मात्र मैं बता रहा हूं, जो माननीय मोदी जी, अगर 20 साल उनको इस सरकार का जिम्मेदार देश की मिल जाएगी तो ये देश पूरे विश्व के पटल पे प्रथम नाम पे आज भी गिना जा रहा है। माननीय मोदी जी ने पहुंचाया है कई ऐसी स्थितियों में, 20 साल आप समझते हैं कितना होता है? 20 साल माननीय प्रधानमंत्री आज तक जो 70 साल से बैठ के राज किए देश के ऊपर, आम जनमानस का शोषण किया और राज्य सरकारों ने मिलकर करवाया। चलिए शौकत जी, आप पर आती हूँ मैं। आप बताइए विकास की बात, आप क्या विकास करेंगे अगर आप ये मान रहे हैं कि आपकी पार्टी अच्छी स्थिति में है, महागठबंधन? तो तरीके से मुद्दे उसके सामने हैं। देखिए, हम नई उन्नति के साथ काम करेंगे और बहुत सारी योजनाएं बना के रखी है। अभी मैं यहाँ बखान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ये हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि बहुत सम्मानित हैं, मैं बहुत कम शब्दों में इनसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह मैं इनसे बार बार कहा जा रहा था, मनोज भाई हमारे कह रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि लैपटॉप देना कोई विकास नहीं है। इनसे एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा, क्या, अरे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको मैनिफेस्टो दे दिया गया था, आप मैनिफेस्टो में पढ़ के देख लीजिए, सारी योजनाएं हमने बता दी है। मैनिफेस्टो में सारी चीजें लिखकर बता दी गई, मुझे बखान करने की आवश्यकता नहीं। हम तो सवाल कर रहे हैं, आज विपक्ष में बैठे हैं तो सत्ता से सवाल कर रहे हैं। अगर हमसे नहीं, मैनिफेस्टो में अगर लिख के बता दिया तो मुझे लगता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और अब नई चीजें उसमें जोड़ी जाएंगी। कई ऐसी चीजें होंगी जो हम लोग जोड़कर उसमें और अच्छे तरीके से काम करेंगे और उसका परिणाम आपको दिखेगा। देखिए, जिस तरह बार बार आरोप लगाया जाता, जी फिर से दोहराएं एक बार सवाल।
चलिए ये बात छोड़िए, आप ये बताइए, अगर आपको लग रहा है कि आपका महागठबंधन मजबूत स्थिति में है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, ये इस बात का जवाब दे दीजिए, जनता चाहती है जानना। देखिए, जो पार्लियामेंट मेंबर्स जीत कर जाएंगे वो निर्णय करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनाना और किसको नहीं बनाना। ये निर्णय हमें अभी यहाँ बैठकर नहीं कर सकता हूँ। ये जनता तय कर देगी। सदस्य जाएंगे वहां चुनकर, वो अपना नेता चुन लेंगे। तय कर लेती है, बीजेपी ने बता दिया, कांग्रेस ने, तो क्या आपने तय नहीं किया? ये भी लखनऊ के रहने वाले हैं, 91 से कब्जा है। नहीं, ये तय हो जाएगा, लेकिन ये बार बार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी प्रधाधानमंत्री होगा वो उत्तर प्रदेश से होगा। और मैं दावे से बार बार कह रहा हूं कि अगर हम निर्णायक भूमिका में आए तो उत्तर प्रदेश से अगला प्रधानमंत्री होगा। देखिए, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस वक्त विकास की बात करना नहीं चाहता है। सिर्फ वो चाहते हैं दूसरों पर निशाने साधना, वो चाहते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना और अपनी राजनीति चमकाना। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल देश में। नेता पहुंचते तो है जनता के बीच, लेकिन जो विकास की बात, जो मुद्दों की बात उन्हें करनी चाहिए वो बातें वो नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे दलों पर निशाने साधते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। और अभी सब अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन 23 मई बताएगी कि आखिर जीतेगा कौन, जनता किसका देगी साथ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सफर रहेगा जारी, देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।